फिल्म की शुरुआत जूही और जुयोंग नाम के दो बहनों से होती है। दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रही थीं ताकि शहर में वे अपना खुद का एक छोटा सा आशियाना ले सके, एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, शांति हो और जिंदगी थोड़ी स्थिर लगे। इसी सपने को साकार करने के लिए दोनों ने किसी तरह पैसे जुटाए और एक अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद लिया। उन्हें लगा अब उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अब उनकी जिंदगी शांत और नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जिस घर को खरीदा है वो असल में एक हॉन्टेड मकान है। फ्लैट में शिफ्ट होते ही असली मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा असर जूही पर पड़ती है। उसकी नींद पूरी तरह ख़राब हो जाती है। वजह थी ऊपर वाले फ्लैट से आने वाली अजीब आवाज़ें। ऐसा लगता था जैसे कोई लगातार हथौड़े से छत पर वार कर रहा हो। शुरुआत में जूही ने खुद को समझाया। उसने सोचा शायद पड़ोसी होंगे या कोई मरम्मत का काम चल रहा होगा। उसने उस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और सब कुछ सहती रही। लेकिन एक दिन उसका सब्र टूट गया। जूही बाजार से मोटे मोटे स्पंज पैड खरीद लाती है और उन पैड्स को छत पर चिपकाने लगती है ताकि ऊपर से आने वाली आवाज़ कुछ तो कम हो जाए। उसे लगता है कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन ये कोशिश भी बेकार साबित होती है। आवाज़ फिर से लौट आती है और इस बार पहले से भी ज़्यादा डरावनी। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई ऊपर से उसे ही पीट रहा हो। अब जूही का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गुस्से और डर के बीच उसने अपना कैमकॉर्डर उठाया। वो इस आवाज़ को पूरी तरह रिकॉर्ड करके सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर उन्हें कॉन्फ्रंट कर सकेगी। जूही रिकॉर्डिंग शुरू करती है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हो जाता है। एक अलग सी रगड़ने जैसी आवाज़ आती है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर जाती है, उसी पल फिर से वही अजीब रगड़ने जैसी आवाज़ गूंजने लगती है। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। बस इतना समझ में आता है कि जूही के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। जूही ऑफिस नहीं आती, कोई कांटेक्ट नहीं होता। मजबूरन उसकी कंपनी को पुलिस में सूचना देनी पड़ती है। पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और यही खबर उसकी बहन जुयोंग तक पहुंचती है। उस वक्त जुयोंग अपनी कंपनी के डॉर्मिटरी में रह रही थी। ऑफिस में लगातार ओवरटाइम ड्यूटी होने की वजह से जुयोंग कई दिनों तक घर लौट ही नहीं पाई थी। इतने दिन हो गए थे कि उसने न तो जूही को देखा था और न ही उससे ठीक से बात हो पाई थी। जैसे ही उसे पुलिस से जूही के बारे में खबर मिली, वो तुरंत घर की तरफ रवाना हो गई। फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ है जिस पर लिखा था, घर के अंदर कोई आवाज़ मत करना। जिसे देख उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे इग्नोर कर वो घर के अंदर चली जाती है। लिविंग रूम का हाल देखकर उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से कोई तूफान गुजर गया हो। फर्नीचर बिखरा हुआ, सामान ज़मीन पर पड़ा हुआ। वो सीधे जूही के बेडरूम गई, जहाँ का नज़ारा भी वैसा ही था। जिसे देख उसके होश उड़ गए। वो तुरंत जूही को फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन बंद होता है। तभी उसे याद आता है कि इस फ्लैट में आने के बाद जूही हमेशा ऊपर से आने वाली आवाज़ों की शिकायत करती रहती थी, लेकिन जुयोंग को कभी कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी क्योंकि उसे कानों की समस्या थी। हियरिंग मशीन के बिना वो ठीक से सुन ही नहीं सकती थी। उन आवाज़ों की वजह से जूही मानसिक रूप से टूटती जा रही थी, लेकिन जुयोंग उसकी परेशानी समझ ही नहीं पाई। उल्टा वो उस पर चिढ़ जाती थी। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया था, फ्लैट मैंने खरीदा है, अब उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर जूही बिल्कुल चुप हो गई थी। उसने फिर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब घर की ऐसी हालत को देखकर जुयोंग खुद डर गई थी। उसे शक होने लगा कि ज़रूर उस अजीब आवाज़ और जूही के गायब होने का कोई संबंध है। वो बिना देर किए सीधे जूही के ऑफिस पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात जूही के सबसे करीबी कलीग किहुन से होती है। किहुन उसे सब कुछ बता देता है। जूही कितनी परेशान रहती थी, कितनी थकी हुई और डरी डरी सी लगती थी। बात करते करते किहुन एक अजीब सी बात भी बताता है। वो कहता है कि जब भी जूही उससे फ़ोन पर बात करती थी तो एक ही सवाल बार बार पूछती थी, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है? लेकिन किहुन को कभी कुछ सुनाई नहीं देता था। ये सुनते ही जुयोंग का शक और गहरा हो जाता है। वो वापस फ्लैट लौटती है, जहाँ उसकी नज़र अपनी बहन के फ़ोन पर पड़ती है। फ़ोन बंद था। ये देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि जूही कभी भी अपना फ़ोन खुद से अलग नहीं रखती थी और अब उसका फ़ोन यहीं है। ये बहुत अजीब था। जुयोंग सोचती है शायद फ़ोन को चार्ज करने पर कोई सुराग मिल जाए। वो चार्जिंग केबल ढूंढती है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर एक अजीब सा निशान बना हुआ देखती है। उसके दिमाग में सवाल उठता है, ये कैसा निशान है? वो अभी समझ ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठती है। दरवाज़ा खुलते ही सामने वाला आदमी सीधे उस पर बरस पड़ता है। गुस्से में कहता है, ये शोर क्या है? चुप रहना नहीं आता क्या?
जुयोंग हैरान रह जाती है। वो समझाने की कोशिश करती है, हम यहाँ कई दिनों से थे ही नहीं, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ सकता। लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका चेहरा सख्त हो चुका था। वो ठंडी आवाज़ में धमकी देता है, अगर ये आवाज़ बंद नहीं हुई तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जुयोंग की नज़र हॉलवे के आखिरी सिरे पर पड़ती है। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, लंबे खुले बाल, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। उसे देखते ही जुयोंग का शरीर सुन पड़ जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो एक पल भी देर नहीं करती और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और देखते ही देखते वो डरावनी रात बीत जाती है। अगले दिन फ़ोन पूरी तरह चार्ज हो चुका होता है, लेकिन एक नई परेशानी सामने आती है। जुयोंग को फ़ोन का पासवर्ड पता नहीं था। वो फ़ोन को किसी भी तरह अनलॉक नहीं कर पाती। परेशान होकर वो सीधे अपार्टमेंट के सिक्योरिटी ऑफिस चली जाती है। वहाँ वो गार्ड से पूछती है कि क्या उसने पिछले कुछ दिनों में उसकी बहन को देखा है। गार्ड बताता है कि कुछ दिन पहले जूही यहाँ आई थी और किसी आवाज़ को लेकर शिकायत कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसे दोबारा नहीं देखा गया। फिर जुयोंग नीचे वाले फ्लैट के आदमी के बारे में बताती है, वो आदमी जो बार बार धमकी दे रहा था और शोर को लेकर झगड़ा कर रहा था। गार्ड ये सुनकर कहता है कि फ्लैट नंबर 504 में रहने वाला आदमी का नाम जंग सिम है। वो भी इन आवाज़ों को लेकर परेशान है। गार्ड जुयोंग से कहता है कि वो जाकर उसे समझाने की कोशिश करे। फिर गार्ड एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर जुयोंग के होश उड़ जाते हैं। गार्ड कहता है, आपका फ्लैट नंबर 604 है, इसलिए पड़ोसी आप लोगों को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। गार्ड आगे कुछ बताने ही वाला था कि तभी अचानक एक महिला वहाँ आती है और कहती है कि बेसमेंट से बहुत तेज़ बदबू आ रही है, जाकर देखिए। गार्ड तुरंत बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक सड़ी हुई असहनीय बदबू बाहर फैल जाती है। गार्ड बताता है कि पिछले 10 सालों से कुछ लोग अनजाने में इस जगह पर कूड़ा फेंकते आ रहे हैं, जिसे देख उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने वहाँ कचरा फेंकना बंद नहीं किया। उसी दौरान वहाँ सोसाइटी की चेयरमैन आती है और उन्हें बताती है कि इस कचरे को साफ करने में लाखों रुपये खर्च होंगे। लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी इतना पैसा देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बन चुके थे कि नीचे एक बहुत बड़ा, गंदा और बदबूदार बेसमेंट बन चुका था। ये सब सुनकर जुयोंग के मन में एक गहरा सवाल पैदा हो जाता है, आखिर वहाँ ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसकी बहन अचानक गायब हो गई। इसी सवाल के साथ जुयोंग ने एक बड़ा फैसला ले लिया। जूही को ढूंढने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक बार फिर उसी फ्लैट में रहने लगी। दूसरे दिन जुयोंग का जन्मदिन था। उस दिन वो उसी फ्लैट में अकेले बैठी हुई थी। सामने टेबल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें भर आईं। टेबल पर सिर्फ किमची रखी हुई थी और कुछ भी नहीं। जुयोंग को किमची बहुत पसंद थी। इसी वजह से उसकी बहन जूही हर साल उसके जन्मदिन पर ढेर सारी किमची बनाया करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अब वो ये किमची किसके साथ बांटे। इसी उदासी के बीच जुयोंग के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि जूही ने ज़रूर कोई ऐसा पासवर्ड रखा होगा जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। उसने अपना जन्मदिन ट्राई किया और सरप्राइजिंगली पासवर्ड काम कर गया। फ़ोन अनलॉक हो गया। जैसे ही स्क्रीन खुली, जुयोंग ने देखा कि फ़ोन के अंदर ढेर सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। जुयोंग ने उनमें से एक रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, उसे अगले ही पल कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर के कमरे में कोई चल रहा हो। कुछ तो था जो मूव कर रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके कान में हियरिंग एड लगा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ ऊपर वाले फ्लैट से आ रही है या फिर उसी रिकॉर्डिंग के अंदर से। उलझन में वो बेडरूम की तरफ चली जाती है और वहाँ बैठकर दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। इस बार वो साफ साफ अपनी बहन जूही की घबराई हुई आवाज़ सुन पाती है। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, जैसे किसी जल्दबाजी में हो। उस आवाज़ को सुनते ही जुयोंग बेचैन हो उठती है। वो समझ जाती है कि उस वक्त जूही कितनी परेशानी में रही होगी। लेकिन अचानक रिकॉर्डिंग के बीच में उसे एक और डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अंदर तक हिल जाती है। लेकिन उसे किसी भी तरह समझ में नहीं आता कि दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है। एक पल के लिए उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई उसके पास खड़े होकर बोल रहा है। वो कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे वही आवाज़ें उसके कान में फुसफुसा रही हो। ये एहसास इतना डरावना था कि जुयोंग की रूह कांप जाती है। अगले ही पल अचानक कॉलिंग बेल बज उठती है। जुयोंग खुद को संभालती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाती है, तभी बाहर से उसे अपनी बहन जूही की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जूही एक ही बात वो बार बार दोहराई जा रही थी, जो बात जुयोंग को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका मन दरवाज़ा खोलने को मान ही नहीं रहा था। बाहर खड़ी परछाई अब दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से ठक ठक करने लगती है। जुयोंग ने दरवाजे की आई होल से देखा। बाहर जो आकृति खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो उसकी बहन नहीं हो सकती थी। तभी फिर से खरोंचने जैसी आवाज़ आने लगती है और अचानक एक तेज़ आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठती है। जुयोंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में वो अपने बिस्तर पर होश में आता है। इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना था।
लेकिन वो सपना इतना भयानक था कि उसकी रूह तक कांप गई थी। वो किस तरह खुद को संभालती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। उसी समय हम किहुन को देखते हैं। वो उससे मिलने आया होता है। उसी से हमें पता चलता है कि वो जूही का बॉयफ्रेंड है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जूही का कोई अता पता नहीं था। इसी वजह से किहुन मदद मांगने यहाँ आया था। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि जूही को अब और बेहतर तरीके से ढूंढना होगा। इसके बाद वे दोनों लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है। बातचीत के दौरान वो पुलिस ऑफिसर एक बेहद डरावनी जानकारी देता है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले इसी 604 नंबर फ्लैट में रहने वाली एक महिला ने भी उसी तरह की आवाज़ में शिकायत दर्ज कराई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस महिला का दावा था कि उसने खुद वहाँ एक भूत को भी देखा था। कुछ दिन बाद उस फ्लैट से तेज बदबू आने लगी। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर का नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। उस महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये खबर सुनते ही जुयोंग का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके दिमाग में एक भयानक कल्पना उभर आई। वो सोचने लगी कि कुछ ही दिन पहले तक वो इसी फ्लैट में खाना खा रही थी, घूम रही थी, और उसी जगह पर कुछ दिन पहले एक लटकती हुई लाश मौजूद थी। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद जुयोंग वापस अपने फ्लैट में लौट आती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाजे पर एक बहुत बड़ा नोट टंगा हुआ था और उस पर फिर वही बात लिखी थी कि घर के अंदर चुपचाप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसे देख जुयोंग को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब नीचे 504 फ्लैट में रहने वाले जंगसिम का ही काम है। उसी वक्त वो फैसला करता है कि अब उसे अपनी बहन जूही को ढूंढने के लिए कुछ ठोस करना होगा। वो जूही को ढूंढने के लिए फ्लायर्स बनवाने लगता है। इसी बीच जुयोंग को पुलिस का फोन आता है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे कोई नई जानकारी मिली है। जुयोंग पुलिस को जंगसिम के बारे में बताती है। वो कहती है उसे पूरा भरोसा है कि उसकी बहन के लापता होने के पीछे जंगसिम का हाथ है, उसी पर शक किया जाए। लेकिन पुलिस उसे समझाती है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसके लिए सबूत जरूरी होते हैं। तभी पुलिस एक और जानकारी देती है। अपार्टमेंट के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उसकी जांच की गई तो कैमरे में साफ दिखा था कि जूही कभी भी बिल्डिंग से बाहर गई ही नहीं थी। ये सुनते ही जुयोंग का शक और गहरा हो जाता है। वो जोर देकर कहती है कि उसकी बहन का फोन और पर्स घर पर ही है, वो बाहर गई ही नहीं। इसका मतलब साफ था, जूही कहीं ना कहीं इसी बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई है। और जुयोंग को सबसे ज्यादा शक 504 नंबर फ्लैट में रहने वाले जंगसिम पर था। वो पुलिस से जंगसिम के फ्लैट की तलाशी लेने को कहती है, लेकिन पुलिस बताती है बिना सर्च वारंट के वे जंगसिम के फ्लैट में दाखिल नहीं हो सकते। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जुयोंग की नजर सामने जाती है और उसे वहीं जंगसिम दिखाई देता है। किहुन आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। जुयोंग पीछे खड़ी होकर नजर रखने लगती है। जैसे ही किहुन दरवाजा खोलता है, कमरे के अंदर एक आदमी को देख जंगसिम का चेहरा बदल जाता है। लेकिन वो जानबूझकर अंदर झांकता है ताकि ये पक्का कर सके कि जुयोंग भी वहीं मौजूद है। इसके बाद वो सीधी लाइन पर आ जाता है और बस इतना कहता है, कृपया शोर मत कीजिए, और बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता है। इसके बाद जुयोंग पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपनी बहन को ढूंढने वाले फ्लायर्स लगाने लगता है। तभी उसकी नज़र बेसमेंट की खिड़की की तरफ जाती है। वहां एक छोटा सा बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था और किसी चीज को लगातार देख रहा था। जुयोंग को जिज्ञासा होती है। वो भी नीचे झुककर देखने की कोशिश करती है कि बच्चा आखिर किस तरफ देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठकर चला जाता है। जुयोंग तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैश जलाती है और बेसमेंट की खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसी पल पीछे से जियोंगिन आती है, जो 804 नंबर फ्लैट में रहती है। वो जुयोंग को कहती है कि वो इस तरह अपार्टमेंट के अंदर फ्लायर्स नहीं लगा सकती, और ये भी कि इसी साल यहाँ रिमॉडलिंग को लेकर वोटिंग होने वाली है, और अगर इस तरह की अफवाहें फैली तो रिमॉडलिंग कैंसिल हो जाएगी और यहाँ के फ्लैट्स के दाम गिर जाएंगे, जिसे कोई भी नहीं खरीदेगा। जो बात चेयरमैन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसे सुन जुयोंग हैरान हो जाती है। यहाँ एक लड़की इतने दिनों से गायब है और इन्हें अपने घर की कीमत की पड़ी है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ वो दुख, बेबसी और बेचैनी के साथ बैठी हुई होती है। तभी फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है और सरप्राइजिंगली जूही अंदर आती है, जिसे देख जुयोंग बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जूही आराम करने का बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका ऐसा बर्ताव देख जुयोंग चौंक जाती है, पर इसे इग्नोर कर वो जूही के कमरे में पूछने जाती है कि इतने दिनों तक वो कहाँ थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होती है तो पूरा कमरा खाली होता है, जैसे वहाँ कोई आया ही ना हो, जिसे देख वो चौंक जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, तभी बाहर के कमरे से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ वो देखती है कि जूही लटक रही है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। तभी उसकी नींद टूटती है। मतलब ये भी उसका एक सपना था। मन को थोड़ा शांत करने के लिए वो पानी पीने किचन में जाती है। तभी उसे बालकनी में एक साया नजर आता है। डर के मारे वो भागना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त जंगसिम उसके दरवाजे पर आता है और बार बार दरवाजे का पासकोड लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी जुयोंग नोटिस करती है कि बालकनी की परछाई अब गायब हो चुकी है। उसने एक पल भी देर नहीं की और रसोई से चाकू उठाकर बालकनी की ओर गई, ये पक्का करने की वहाँ कोई है या नहीं। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने देखा कि जंगसिम वहाँ से जा चुका है, जिसे देख जुयोंग को थोड़ी राहत मिलती है।
दूसरी तरफ हम जंगसिम को देखते हैं, जो उन आवाज़ों के कारण पागल सा हो चुका था। वो पागलों की तरह मंजिल दर मंजिल घूमने लगा, ये ढूंढते हुए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो गलियारों में चिल्लाने लगा और गुस्सा दिखाने लगा। तभी उसने देखा कि किसी दरवाजे के कोने से कोई उसे देख रहा है। उसी समय मोशन सेंसर की लाइट जल उठी। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक ऊपर से कुछ गिरा, जिससे वो बुरी तरह डरकर वहां से भागने लगा और शीशा तोड़ते हुए नीचे गिर गया। अगली सुबह जुयोंग को जंगसिम के मौत के बारे में पता चलता है। वो पुलिस से जंगसिम का घर चेक करने को कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसी ने जूही को अपने घर में कैद कर रखा होगा। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि वे पहले ही तलाशी ले चुके हैं। उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, वहां कोई छिपा हुआ नहीं था। जुयोंग ने पुलिस को बताया कि उसे पाइप के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अपार्टमेंट रेजिडेंस कमेटी की चेयरमैन वहां आती है। वो जुयोंग से कहती है कि अब और समस्याएं मत खड़ी करो, हमारी सोसाइटी की बदनामी मत करो, वरना तुम्हें इसका पछतावा होगा। फिर उसने कहा कि ये 604 नंबर का फ्लैट मनहूस लगता है। जो भी यहाँ रहने आता है वो पागल हो जाता है, और ऊपर नीचे के फ्लैटों में रहने वाले लोग भी नॉर्मल नहीं हैं। जुयोंग उसकी बातों का मतलब ठीक से समझ नहीं पाई। सच्चाई जानने के लिए जुयोंग 804 नंबर फ्लैट की जियोंगिन के पास गई। जब वो जियोंगिन के घर पहुंची तो उसने देखा कि एक छोटी बच्ची उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। जियोंगिन ने बताया कि वो उसकी बेटी है। इसके बाद जियोंगिन ने उसे 704 नंबर फ्लैट की कहानी सुनाई, जहां इस वक्त जूही और जुयोंग रह रही हैं। वो बताती है कि 704 में रहने वाली महिला बार बार आवाज करती थी। एक दिन वो फ्राइंग पैन से छत पर जोर जोर से पीटने लगी। जियोंगिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन ये शोर 604 नंबर फ्लैट में रहने वाले उस आदमी को बहुत परेशान करने लगा। वो आदमी पागलों की तरह 704 नंबर फ्लैट में घुस गया और हथौड़े से उस महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद वो डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन वो महिला मरी नहीं थी। आखिरी पल में वो मदद के लिए जमीन पर जोर जोर से पीटने लगी। उसके मुंह से दांतों के घिसने की एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, लेकिन लोगों ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस तरह की आवाजें अक्सर आती रहती थीं। मदद न मिलने के कारण वो तड़पते हुए मारी गई। तब बिल्डिंग के सभी लोग इस बात को दबाने के लिए एकजुट हो गए, क्योंकि रिमॉडलिंग रद्द हो सकती थी, इसलिए सभी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस दिन के बाद से 604 नंबर फ्लैट में रहने वाला वो आदमी भी गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो उसके बाद कहाँ चला गया। फिर जुयोंग ने पूछा कि अब 704 नंबर फ्लैट में कौन रहता है, क्योंकि उसे आज भी रोज वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जियोंगिन ने जवाब दिया कि उस महिला की मौत के बाद से वो फ्लैट खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। ये सुनकर जुयोंग के होश उड़ गए। अगर 704 नंबर फ्लैट खाली है तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? यहाँ मैं सभी फ्लोर्स को सही ऑर्डर में बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 504 में रहता था जंगसिम। उसके ऊपर के फ्लोर पर यानी 604 में जूही और जुयोंग रहती हैं। जहाँ उनसे पहले रहने वाली औरत ने लटक कर अपनी जान दी थी, उनके ऊपर के फ्लोर पर यानी 704 खाली है, जहाँ उस औरत की हत्या उस वक्त 604 में रहने वाले उस व्यक्ति ने की थी, जो भी लापता है। और उस औरत की आत्मा 704 और इस बिल्डिंग को हॉन्ट करती है, और आखिर में 804 नंबर फ्लैट में जियोंगिन रहती है। तो हम कहानी में वापस आते हैं। जब जुयोंग अपने घर लौटती तो सरप्राइजिंगली उसे वापस अपने दरवाजे पर एक नोट दिखता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो अब तक सोच रही थी कि ये सारे नोट जंगसिम लगा रहा है, लेकिन वो तो मारा गया है, फिर ये नोट कौन छोड़ रहा है? लेकिन इस बार कागज पूरी तरह खाली था। जब जुयोंग ने उस नोट को हटाया तो उसने दरवाजे पर खून के धब्बे देखे, जिन पर उसका नाम लिखा हुआ था। अगले दिन जुयोंग ने फिर से अपनी बहन के गुमशुदगी वाले पर्चे बांटे। उसी समय अपार्टमेंट में रिमॉडलिंग को लेकर एक मीटिंग चल रही थी। रेजिडेंस कमेटी की चेयरमैन जंगसिम के मौत पर शोक प्रकट कर रही थी। जुयोंग भी वहां आती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहन के पोस्टर लोगों के पैरों के नीचे हैं, जिसे देखकर वो अपना आपा खो देती है और स्टेज पर जाकर चेयरमैन के हाथ से माइक छीन लेती है और चिल्लाकर बोलती है कि इस कॉम्प्लेक्स में मेरी बहन लापता हो गई है। मुझे रिमॉडलिंग नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। जिस बात पर उसकी और चेयरमैन में बहस शुरू हो गई, और देखते ही देखते वो बहस एक हाथापाई में बदल गई, जिसे देख लोग बीच बचाव के लिए आ गए। लेकिन जुयोंग फिर भी रुकी नहीं। वो लगातार चिल्लाती रही कि उसकी बहन इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं छिपाई गई है, उसे अपनी बहन वापस चाहिए। उसी समय किहुन वहां पहुंच जाता है और जुयोंग को वहां से ले जाता है। किहुन उसे एक जरूरी बात बताता है। उसने जांच की है और 604 नंबर फ्लैट का वो आदमी एक बार भी बिल्डिंग से बाहर जाते हुए कैमरे में नहीं दिखा, यानी वो अब भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं छिपा हो सकता है। ये सुनते ही जुयोंग को अचानक बेसमेंट की याद आ गई, क्योंकि वहां इतनी भयानक बदबू थी कि किसी ने कभी ठीक से उसकी तलाशी नहीं ली थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट की ओर चले गए, जहां वे अलग अलग होकर तलाश करने लगे। किहुन अपने कैमकॉर्डर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां जमीन पर एक शरीर पड़ा हुआ था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 604 नंबर फ्लैट में रहने वाला वही आदमी था। किहुन ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि वो जिंदा है या नहीं,
लेकिन उसी समय उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी और वो चौंक गया। उधर दूसरी तरफ जुयोंग को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वो वापस किहुन के पास आ गई। लेकिन उसने देखा कि किहुन का व्यवहार बिल्कुल अबनल लग रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत हो चुका हो। ये देख वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किहुन पागलों की तरह जुयोंग की ओर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। जुयोंग डर के मारे चिखने लगी। उसी पल जुयोंग की नजर पास पड़े एक पत्थर पर गई और बिना एक सेकंड गवाए उसने पत्थर से किहुन के सिर पर वार कर दिया। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। वो जल्दी से एक सीढ़ी के सहारे उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किहुन ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। उसी वक्त एक औरत आके जुयोंग को बचा लिया। दूसरे सीन में जब जुयोंग को होश आया तो उसने खुद को कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर्टी ऑफिस में पाया। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उसे ये जानकर गहरा झटका लगा कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि वही चेयरमैन थी। चेयरमैन ने उसे बताया कि वो वहां से गुजर रही थी। तभी उसने जुयोंग को देख लिया और उसकी मदद की। उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और अब पुलिस बेसमेंट की तलाशी ले रही है। जुयोंग ने कहा कि उसने इस कॉम्प्लेक्स में केवल 2 बच्चों को देखा है, जिनमें से एक चेयरमैन का बेटा है और दूसरा 804 नंबर फ्लैट में रहने वाली जियोंगिन की बेटी। ये सुनते ही चेयरमैन ने कहा कि जियोंगिन की बेटी तो एक वैन से हुए हादसे में मर चुकी है। तभी चेयरमैन के बेटे ने इशारों में जुयोंग को कुछ बातें बोली और कहा कि अगर उसने आंखों में देखा तो उसकी जान चली जाएगी। उस लड़के ने जुयोंग को बेसमेंट में जाने से मना भी किया, लेकिन जुयोंग समझ नहीं पाई कि वो ये सब क्या बोल रहा है और क्यों। तभी पुलिस ने जुयोंग को बुलाया, जहां उसने देखा कि किहुन मर चुका है। जुयोंग ने पुलिस को बताया कि उसने बेसमेंट में एक लोहे का दरवाज़ा देखा है और उसे लगता है कि उसकी बहन वहीं फंसी हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने अच्छी तरह तलाशी ली है, वहां ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है। पुलिस ने यह भी कहा कि शायद अपनी बहन के लापता होने की वजह से जुयोंग गहरे मानसिक आघात में है, इसी वजह से उसे ये सब दिखाई दे रहा है। उन्होंने उसे सख्त चेतावनी दी कि वो दोबारा कभी बेसमेंट में न जाए और ये कहकर पुलिस वहां से चली गई। लेकिन जुयोंग कहाँ हार मानने वाली थी। अपनी बहन को ढूंढने का आखिरी मौका छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही फिर से बेसमेंट में घुस गई और बेसमेंट में जाते ही जुयोंग को जूही का कैमकॉर्डर मिल गया। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो 804 नंबर के कमरे में दाखिल हो रही है और वहां कई वाइब्रेशन पैदा करने वाली मशीनें लगी हुई हैं। वीडियो देखने के बाद जुयोंग को पूरा यकीन हो गया कि ये सारी आवाज़ें असल में जियोंगिन ही पैदा कर रही थीं। वीडियो में आगे कुछ और भी डरावने दृश्य दिखाई दिए। वो एक और वीडियो चलाती है जिसमें जियोंगिन किसी से अपनी माँ की आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन वीडियो में उसके अलावा उस कमरे में और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर जुयोंग समझ गई कि जियोंगिन बेहद खतरनाक औरत है। दूसरे वीडियो में वो देखती है कि जियोंगिन ने जूही को पकड़ लिया है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया है। ये सब देख जुयोंग को यकीन हो गया कि इन सब के पीछे असली अपराधी जियोंगिन ही है। तभी उसे बेसमेंट के एक अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए जब वो वहां पहुंची तो उसे वहां अपनी बहन जूही दिखी, जिसे जियोंगिन ने उसके हाथ और पैर बांधकर वहां कैद कर रखा था। जूही की हालत बहुत खराब थी, वो मरने के कगार पर थी। जुयोंग उसे लेकर बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट से बाहर आए, जियोंगिन वहां उनका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके हाथ में एक हथौड़ा था। वो पूरी साइको लग रही थी, जो उनकी ओर बढ़ रही थी। ये देख जुयोंग ने लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी बहन को लेकर दूसरी तरफ भागी, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब उसने जूही को एक जगह छिपा दिया और अकेले ही जियोंगिन का सामना करने चली गई। जियोंगिन ने कबूल किया कि 704 नंबर फ्लैट की महिला की हत्या भी उसी ने की थी। ये कहकर उसने जुयोंग पर हमला कर दिया। जुयोंग ने भी फाइट बैक किया, लेकिन एक साइको के सामने वो टिक ना सकी और आखिरकार जियोंगिन के हथौड़े की मार जुयोंग की पीठ पर पड़ी और वो जमीन पर गिर गया। जियोंगिन उसके ऊपर बैठ गई और उसे बाकी की कहानी बताने लगी। उसने बताया कि 704 नंबर फ्लैट की महिला हमेशा कहती रहती थी कि जियोंगिन की बेटी दौड़ती चिल्लाती रहती है और एक अच्छी पड़ोसी होने के कारण उसने अपनी बेटी को बाहर खेलने भेज दिया था, लेकिन बीच रास्ते में एक डिलीवरी ट्रक से उसकी बेटी की मौत हो गई, जिसे देख जियोंगिन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस पूरी घटना के लिए 704 नंबर फ्लैट की महिला को जिम्मेदार ठहराया। उसी पल दांतों के घिसने की एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी और उनके सामने 704 नंबर फ्लैट के महिला की आत्मा थी, जिसने देखते ही देखते जियोंगिन पर हमला कर दिया और मौका पाते ही जियोंग वहां से निकलकर उस कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी। जियोंगिन उसकी जान बचाने की भीख मांगने लगी, लेकिन जियोंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था और इसी अफरा तफरी में जियोंग ने 704 नंबर फ्लैट की महिला की आंखों में देख लिया। डर के मारे उसने लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जहां से अब ठीक उसी तरह ठकठकाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे 704 की महिला अपने आखिरी वक्त में करती थी। जियोंगिन भी मदद के लिए अपने हाथों से लोहे के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था।
आखिरकार जुयोंग अपनी बहन को बेसमेंट से बाहर ले आई। कुछ दिनों बाद 704 नंबर फ्लैट में एक नई लड़की रहने आई। वो जुयोंग के फ्लैट में एक तोहफा लेकर आई। जुयोंग ने कहा कि वो यहाँ अपनी बहन के साथ रहती है, जो उसे तो दिख रही थी, लेकिन उस लड़की को उसकी बहन दिखाई नहीं दे रही थी, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जुयोंग को 2 तोहफे दिए। उसने वादा किया कि वो ऊपर ज्यादा शोर नहीं करेगी और सावधानी से रहेगी, लेकिन जुयोंग का व्यवहार रहस्यमय बना रहा, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।